एक छोटे से बिना किसी नेचुरल रिसोर्सेज वाले द्वीप की कल्पना कीजिए। एक ऐसी जगह जो कल तक सिर्फ गरीबी और झुग्गी झोपड़ियों से भरी थी, लेकिन आज दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है। और सबसे हैरान करने वाली बात, ये सब सिर्फ 25 सालों में हुआ। इस एक्सप्लेनियर में हम सिंगापुर के इस चमत्कार को डिटेल में समझेंगे कि आखिर ये नामुमकिन सा लगने वाला बदलाव हुआ कैसे। आइए इस मास्टर प्लान पर एक नजर डालते हैं। हम इन 6 हिस्सों में इसे कवर करेंगे। द लायन सिटीज डार्क पास्ट, उसके बाद द 1965 सर्वाइवल क्राइसिस, फिर इंजीनियरिंग सोशल हार्मनी, इरेडिकेटिंग स्लम्स एंड डर्ट, किक स्टार्टिंग एन इकोनॉमिक मिरेकल, और आखिर में देखेंगे द प्राइस ऑफ प्रैग्मेटिज्म। बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। पहला भाग है द लायन सिटीज डार्क पास्ट, अ हिस्ट्री ऑफ ऑक्यूपेशन एंड रूइन। इस चमत्कारिक बदलाव के पीछे की कहानी समझने के लिए सिंगापुर के उस पुराने और दर्दनाक इतिहास को जानना बहुत जरूरी है। संस्कृत के शब्द सिंगपुरा यानी लायन सिटी से निकला ये द्वीप सदियों तक दूसरों के कब्जे वाला एक साधारण ट्रेडिंग पोर्ट रहा। 1819 में इसे ब्रिटिश ने खरीदा, फिर 1942 में वर्ल्ड वॉर II के दौरान जापानीज ऑक्यूपेशन ने यहां भयंकर तबाही और अत्याचार मचाए। 1945 में ब्रिटिश वापस आए और 1963 में मलेशिया के साथ इसका एक छोटा सा मर्जर भी हुआ। बेसिकली लंबे समय तक ये जगह सिर्फ तबाही और दुख का शिकार रही। लेकिन अगर हम उस काल और आज का अंतर देखें तो ये लिटरली आपको हैरान कर देगा। 1965 में जहां बेरोजगारी, दंगे, गरीबी और 30,000 से ज्यादा अफीम के नशेड़ी थे, वही आज ये एक जगमगाता क्राइम फ्री महानगर है जो दुनिया के टॉप 5 अमीर देशों में आता है। एकदम रात और दिन का अंतर, ये किसी गवर्नेंस मिस्ट्री से कम नहीं है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, द 1965 सर्वाइवल क्राइसिस, इंडिपेंडेंस एंड एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। क्योंकि असली परीक्षा तो अभी शुरू होने वाली थी। तो हुआ कुछ यूं कि 1965 में नस्ली दंगों और डिस्प्यूट्स की वजह से मलेशिया के साथ इनका मर्जर टूट गया। रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर आज़ाद तो हो गया, पर एक नया अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया। इनके पास जीरो नेचुरल रिसोर्सेज थे और जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी 1 स्क्वायर किलोमीटर में 8,028 लोग थीं। इसे ऐसे समझिए कि ये उस वक्त के भारत के मुकाबले 18 गुना ज्यादा थी, एकदम पैक्ड और बिना किसी बेसिक रिसोर्सेज के। और अगर ये संकट काफी नहीं था तो 1967 में ब्रिटिश सेना ने भी ऐलान कर दिया कि वो 1971 तक अपनी फौज वापस बुला लेंगे। इसका सीधा सा मतलब था एक घनी आबादी वाला गरीब देश जिसके पास अब न कोई सेना थी और ना ही एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार का कोई बड़ा साधन। पैनिक की स्थिति का होना तो लाजमी था। ऐसे खतरे को देखते हुए प्राइम मिनिस्टर ली कुआन यू ने हार नहीं मानी और तेजी से सर्वाइवल टैक्टिक्स लागू किए। उन्होंने रीजनल स्टेबिलिटी के लिए 1967 में आसियान की स्थापना की। देश को सुरक्षित करने के लिए 18 साल के हर नौजवान के लिए मिलिट्री सर्विस मैंडेटरी कर दी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उन्होंने हाई क्वालिटी प्रैक्टिकली फ्री पब्लिक एजुकेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग पर अपना पूरा जोर लगा दिया ताकि लोगों को प्रैक्टिकली काम करने के काबिल बनाया जा सके। तीसरा भाग है इंजीनियरिंग सोशल हार्मनी, फोर्जिंग अ यूनाइटेड आइडेंटिटी। सीमाएं तो सुरक्षित हो गईं, पर अगर देश खुद अंदर से ही टूट जाए तो क्या फायदा। दरअसल उस समय वहां का माहौल एक टिकिंग टाइम बॉम्ब जैसा था। यहां अलग अलग समुदायों का एक बेहद विविध मिश्रण था, जिसमें लगभग 74.5% चाइनीज, 13.5% मलेज, 9% इंडियंस और 3% यूरेशियंस और अरब्स शामिल थे। इनके बीच हिंसा और एक दूसरे पर अविश्वास का एक लंबा इतिहास था। सबसे बड़ी चुनौती इस दीवार को तोड़ना थी। तो लोग खुद को अलग अलग घेटोज में ना बांट लें, इसे रोकने के लिए सरकार ने एक मैथमेटिकल और बिल्कुल अनकॉम्प्रोमाइजिंग तरीका अपनाया, एथनिक इंटीग्रेशन पॉलिसी। इस स्ट्रिक्ट कानून ने यह फिक्स कर दिया कि हर सरकारी हाउसिंग बिल्डिंग में अलग अलग समुदायों का रेशियो ठीक वैसा ही होगा जैसा पूरे देश में है। मतलब हर किसी को एक दूसरे के साथ उनका पड़ोसी बनकर रहना ही पड़ेगा। कहानी यहां खत्म नहीं हुई। 1990 में मेंटेनेंस ऑफ रिलीजियस हार्मनी एक्ट लाया गया, जिसने धार्मिक काउंसिल्स को आपस में बात करने के लिए फोर्स किया। इसके अलावा स्कूल्स में एनुअल रेशियल हार्मनी डे मनाया जाने लगा, जहां बच्चों को एक दूसरे के कल्चर के कपड़े पहनने होते थे। इस सेक्युलर देश ने टॉलरेंस को अपने नागरिकों के दिमाग में प्रैक्टिकली हार्डवायर कर दिया। चौथा भाग, इरेडिकेटिंग स्लम्स एंड डर्ट, द हॉलमार्क ऑफ सिविलाइजेशन। सामाजिक शांति मिलने के बाद
अगला बड़ा टारगेट था आसपास के फिजिकल एनवायरनमेंट को बदलना। एक झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके को एक खूबसूरत मॉडर्न शहर में बदलना बच्चों का खेल नहीं था। इसके लिए मैसिव अर्बन प्लानिंग की गई। 26,000 से ज्यादा परिवारों को स्लम से निकालकर नए पब्लिक हाउसिंग में शिफ्ट किया गया। सड़क पर खाना बेचने वाले करीब 5,000 हॉकर्स को साफ सुथरे सैनिटरी फूड सेंटर्स में लाया गया और खेती वाली जगहों को हटाकर प्रदूषित नदियों की पूरी तरह से सफाई की गई। और ध्यान दीजिए, ये मशहूर कीप सिंगापुर कैंपेन्स सिर्फ फोटो खिंचवाने या दिखावे के लिए नहीं थे। इनके पीछे लगातार स्ट्रिक्टनेस थी। लाइसेंस्ड वेस्ट कलेक्टर्स आए, ब्लू रिसाइकलिंग बिन्स लगाए गए, इधर उधर थूकने, कचरा फेंकने या स्मोकिंग पर $5,000 तक का मैसिव फाइन लगाया गया। और यहां तक कि 1992 में च्युइंगम चबाने पर ही कंप्लीटली बैन लगा दिया गया। नो वे। इन सभी स्ट्रिक्ट प्लानिंग का नतीजा क्या निकला? आज आलम यह है कि वहां की 80% आबादी सरकार के बनाए गए बेहद शानदार पब्लिक हाउसिंग में रहती है। और सबसे बड़ी बात, इस पॉलिसी ने देश से होमलेसनेस यानी बेघर होने की समस्या को प्रैक्टिकली हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। 5वां भाग है किक स्टार्टिंग एन इकोनॉमिक मिरेकल, वेल्थ विदाउट नेचुरल रिसोर्सेज। वर्ल्ड क्लास घर और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना ठीक है, लेकिन उसके लिए कैपिटल यानी इतना बड़ा पैसा कहां से आया जबकि देश के पास अपना कोई रिसोर्स था ही नहीं? इसका जवाब उनकी टैक्स स्ट्रैटेजी में छुपा था। दुनिया भर के टैलेंट को अपनी तरफ खींचना था तो उन्होंने इनकम टैक्स बेहद कम रखा, बस 2 से 24% के बीच। लेकिन दूसरी तरफ कंजम्पशन पर भारी टैक्स लगाया गया, जैसे कि मोटर व्हीकल टैक्स एक्सट्रीम लेवल पर था। इसके साथ ही टेमेसिक होल्डिंग्स जैसी हाईली प्रॉफिटेबल स्टेट ओन्ड कंपनीज का इस्तेमाल किया गया। इन सब ने इकोनॉमी को हमेशा फायदे में रखा। जमीन बंजर थी तो क्या हुआ, उन्होंने अपने दरवाजे पूरी दुनिया के लिए खोल दिए। रेड टेप यानी फालतू की कागजी कार्यवाही और पेपर वर्क को जड़ से उखाड़ फेंका। एक सिंगल ट्रेड विंडो बनाई और भ्रष्ट सरकारी कर्मचारियों को तुरंत फायर कर दिया। अपनी प्राइम ज्योग्राफिक लोकेशन का बेहतरीन फायदा उठाकर खुद को एक जरूरी ग्लोबल सीपोर्ट, एयरपोर्ट और टेक हब में बदल दिया। साथ ही सिटीजन्स के लिए सेंट्रल प्रोविडेंट फंड में सेविंग करना मैंडेटरी कर दिया गया। करप्शन को कंप्लीटली रूट आउट करने के लिए एक बेहद अनोखी अप्रोच अपनाई गई, अपने मिनिस्टर्स और पब्लिक सर्वेंट्स को मिलियंस में पे करना। आज दुनिया के सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले प्राइम मिनिस्टर वहीं के हैं जो लगभग $1.61 मिलियन कमाते हैं। उनकी सैलरी उनकी परफॉर्मेंस से जुड़ी होती है और उन पर नजर रखने के लिए एक फुली ऑटोनॉमस एंटी करप्शन ब्यूरो हमेशा स्ट्रिक्टली मॉनिटर करता है। और अब आखिरी भाग, द प्राइस ऑफ प्रैग्मेटिज्म, द बेनेवोलेंट डिक्टेटर। इस मास्टर प्लान ने डेफिनेटली चमत्कारिक नतीजे दिए हैं, लेकिन इस एक्सप्लेनर को बैलेंस रखने के लिए हमें उस गवर्नेंस की भी जांच करनी होगी जिसने इसे संभव बनाया। आखिर इस अद्भुत तरक्की की असली कीमत क्या चुकानी पड़ी? एक बेहद कंट्रोल्ड और मेटिकुलसली प्लान्ड सोसाइटी ने अनबिलीवेबल वेल्थ और सेफ्टी तो दे दी, लेकिन इसके बदले सिविल लिबर्टीज यानी नागरिक स्वतंत्रता के मामले में कुछ काफी बड़े ट्रेड ऑफ्स करने पड़े हैं। ली क्वान यू ने एक नॉन आइडियोलॉजिकल प्रैग्मेटिक अप्रोच अपनाई। उन्हें अक्सर एक बेनेवोलेंट डिक्टेटर या दयालु तानाशाह कहा जाता था, क्योंकि शांति और स्थिरता बनाए रखने के उनके इस स्ट्रिक्ट विजन को लागू करने के लिए फ्री स्पीच और प्रेस की आज़ादी पर कड़ी पाबंदियां लगाई गईं। यही वजह है कि देश आज भी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में काफी नीचे आता है। टू गवर्न सिंगापुर वन मस्ट हैव दैट आयरन इन हिम, ये ली क्वान यू के शब्द थे कि शासन करने के लिए अंदर फौलाद होना चाहिए। इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बेहद जरूरी और गहरा सवाल उठता है। एक इतने अमीर, सुरक्षित और साफ सुथरे समाज का जो नतीजा हमें दिखता है, क्या वो उन आयरन फिस्टेड तरीकों को ठीक ठहराता है जिनसे इसे बनाया गया? ये एक ऐसा सवाल है जो वाकई हमें आगे भी सोचने पर मजबूर करता है।